नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड सब्जेक्ट है, आप यूपीवीटीई से अपनी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो भाई आपको पता है इस बार यूपीवीटीई पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हो रहे हैं। तो भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसको आप शॉर्ट में ईडी बोलते हो, ईडी सेकंड का भी भाई ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के जो एमसीक्यू हैं वो टोटल 120 प्लस हैं, अराउंड 123 हैं। तो भाई मैं इसके लिए 3 वीडियो बनाऊंगा, हर वीडियो में हम 40 क्वेश्चन अपलोड 40 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो ये पार्ट 1 है, इसमें 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा, उसमें हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और भाई ये तीनों पार्ट आपके एग्जाम से पहले आ जाएंगे। आपका एग्जाम में भी 13 सितंबर को होने वाला है। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं, किसी और ब्रांच से होंगे तो आपका डेट चेंज हो सकती है, लेकिन आपके एग्जाम से पहले भाई ये तीनों पार्ट आपको मिल जाएंगे। और भाई आप किसी और सब्जेक्ट की अगर इंपोर्टेंट एमसीक्यू वीडियो चाहिए आपको, तो वो भी इस चैनल पे मिल जाएगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भाई हम बिना किसी वक्त को, और भाई मैं यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। अगर आप अपनी पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा आप अपना भाई हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो सुटेबल है, और भाई अगर आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए सुटेबल है। तो यहाँ पर सबसे पहला हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। The accuracy of drawing depends on the quality of the instrument used। आपसे भाई यहाँ पर ये पूछा गया है, ड्राइंग की सटीकता उपयोग किए गए उपकरणों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। बताइए भाई ये बात सही है या गलत है, ये आपको भाई यहाँ पर बताना है। 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं दोबारा से इसको सेट कर देता हूँ। भाई आपको यहाँ पर ये पूछा गया है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और भाई यहाँ पर देखो मैंने हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी है, अभी उसे मैं आगे बताऊंगा। आपसे ये पूछा गया है कि जो आपकी ड्राइंग की एक्यूरेसी है, मतलब आपकी ड्राइंग की एक्यूरेसी का मतलब वो कितनी अच्छी है, कितनी एक्यूरेट है, ये किस पर डिपेंड करता है कि जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। तो भाई ये बिल्कुल राइट आंसर है। जो आपकी ड्राइंग की एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है आपकी कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट की यूज किए हैं उनकी क्वालिटी क्या है। जैसे भाई आपको पता होगा आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक मिनी ड्राफ्टर का यूज करते हैं, ठीक है, एमडी जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। और भाई आपको पता है कि जब आप एमडी कई क्वालिटी के आते हैं, एक एमडी बहुत सस्ता आता है जो जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, और साथ में भाई वहां पर हम एक्यूरेट एंगल नहीं निकाल पाते, एक्यूरेट एंगल पर लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते। अगर हमें कोई पैरेलल लाइन या हमको किसी राइट एंगल पर लाइंस को ड्रॉ करना है तो हम उससे नहीं कर पाते, लेकिन अगर एक अच्छी क्वालिटी का मिनी ड्राफ्टर हम लेते हैं तो उससे हम कर पाते हैं। तो इसका रीजन यही है कि जो ड्राइंग की एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है कि किस क्वालिटी के हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। अगर आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, और भाई मैंने इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी लिखी है। हम कुछ क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन में यहाँ हिंदी में आपको बता दूंगा, वरना अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो कि जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उससे भी एक्स्ट्रा अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भाई आप वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दी हुई है, ड्राइंग उपकरण ड्राइंग की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सटीकता, शुद्धता आदि जैसे कारक उक्त उपकरणों की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं। कई ड्राइंग उपकरण हैं जो ड्राइंग की सटीकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं भाई हम यहाँ पर। आपका भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मेड ऑफ thin strip of wood arranged in line to form a rectangle and on which the drawing made। आपसे ये पूछा गया है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक आयत बनाने के लिए, आयत का मतलब रेक्टेंगल होता है, एक रेक्टेंगल बनाने के लिए एक पंक्ति में व्यवस्थित लकड़ी की पतली पट्टियों से बना है जिस पर चित्र बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मिनी ड्राफ्टर, ड्राइंग बोर्ड, प्रोटेक्टर, स्केल। तो भाई आपको पता है उसको ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं। और अगर आपने ईडी की लैब ली होगी तो भाई आपने ड्राइंग बोर्ड आपके पास जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि पहले में अगर हर क्वेश्चन की मैंने यहाँ पर व्याख्या दी हुई है, जैसे कि ड्राइंग बोर्ड अनुभवी सॉफ्ट वुड की पतली चादरों से बना होता है जो एक आयत बनाने के लिए एक पंक्ति में व्यवस्थित होता है। फिर इसे बोर्ड के संबंधित समांतर पक्षों पर 2 बैटन के साथ लगाया जाता है। बैटन को स्क्रू की मदद से जोड़ा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन। आपसे ये पूछा गया है कौन सा टूल हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज रेखाएं ड्रॉ करने में काम आता है। ऑप्शन है आपके मिनी ड्राफ्टर, प्रोटेक्टर, टी स्क्वायर या फ्रेंच कर्व। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहें तो ये पूछा गया है क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मिनी ड्राफ्टर, चांदा, टी वर्ग या फ्रेंच वर्क। तो भाई आपको पता है जो आप क्षैतिज रेखाएं खींचते हैं उसके लिए भाई आप यूज करते हैं टी वर्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टी स्क्वायर। तो हिंदी में टी वर्ग और इंग्लिश में टी स्क्वायर भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। टी वर्ग कठोर लकड़ी, प्लास्टिक आदि से बने होते हैं। इसमें दो भाग होते हैं, स्टॉक और ब्लेड। ड्राइंग बोर्ड पर स्टॉक, स्लाइड और ब्लेड के किनारे पर काम करने वाले किनारे से क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं। स्टॉक और ब्लेड के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई हम यहाँ पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू ड्रॉ एक्यूरेट परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड एंगुलर लाइंस। आपसे भाई यहाँ पर ये पूछा गया है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग सटीक लंबवत रेखाएं, समांतर रेखाएं और कोणीय रेखाएं खींचने के लिए किया जा सकता है। आपको बताना है क्या आप मिनी ड्राफ्टर से कर सकते हैं, टी स्क्वायर से कर सकते हैं, प्रोटेक्टर से कर सकते हैं या सेट स्क्वायर से कर सकते हैं। भाई इन ऑप्शंस को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो भाई ये सारी देखो, अगर आपको सटीक लंबवत रेखाएं चाहिए, समांतर रेखाएं चाहिए या कोणीय रेखाएं खींचने के लिए आप क्या यूज करते हैं, मिनी ड्राफ्टर। जैसे हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे, हिंदी में बोला जाता है इसको MD, और जो आपका एक इस तरह के एक आपका यहाँ पर एंगल होते हैं और एक स्केल ऐसे होता है और एक स्केल ऐसे होता है। आपने भाई आपके पास MD जरूर होगा, तो आपने MD के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। देखो आप क्या इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट क्या होता है, ISI में बता देता हूँ एक बार। देखो हर चीज़ के कुछ मानक तैयार किए जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड तैयार किए जाते हैं कि जैसे कि आपका मास जो है वो किलोग्राम में मेजर किया जाएगा, ठीक है। आपका पानी लीटर में मेजर किया जाएगा, आपकी लेंथ मीटर में मेजर की जाएगी। तो इनको कौन तय करता है, इनको करता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। और भाई विच अमंग द फॉलोइंग डेजिग्नेशन हैज द साइज 1000 into 700। आपसे ये पूछा गया है कि अगर आपका कोई साइज 1000 into 700 है mm में, तो आपका क्या पूछा गया है, ISI क्या होगा, ISI कोड क्या होगा, ये पूछा गया है। आप एक बार इस क्वेश्चन को हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में भी देख लीजिए। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार निम्नलिखित में से किस पदनाम आकार 1000 into 700 mm में है। अब आपको बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो भाई इसका होता है B1, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, B1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई हम यहाँ पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भाई आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ना चाहते हो तो एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज्ड फॉर ड्राइंग सर्कल्स। आपसे ये पूछा गया है सबसे मोस्ट कॉमन टूल कौन सा है सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। वक्र खींचने के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे सामान्य उपकरण कौन सा है, ये आपको बताना है। फ्रेंच कर्व है, मिनी ड्राफ्टर है, डिवाइडर है या कंपास है। तो भाई आपको पता है, आपको अगर कोई सर्कल ड्रॉ करना है तो आप शुरू से सर्कल किससे ड्रॉ करते आए हो, आप कंपास से ड्रॉ करते आए हो शुरू से। तो कंपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपास का उपयोग वृत्त बनाने के लिए किया जाता है। इसका डिजाइन डिवाइडर के समान होता है। कंपास को छोड़कर कंपास के एक पैर में पेंसिल या भाई ये तो अब आपको पता होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर ड्रॉइंग सर्कल्स विद अ लार्ज रेडियस विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड। भाई आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक वर्ग, एक भाई इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करना है, और इसका जो रेडियस है ना, रेडियस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, कहीं तक कि आप मेजर कर लो। आपसे ये पूछा गया है अगर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है एक लार्ज रेडियस का, मतलब एक
ये छोटा सर्किल है और ये बड़ा सर्किल है, तो एक बड़े रेडियस का आपको सर्किल ड्रॉ करना है तो कौन सा टूल यूज किया जाता है? वो कंपास, लाइटनिंग बार कंपास, डिवाइडर या प्रोट्रैक्टर। आप हिंदी में भी देख सकते हैं। बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त खींचने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपकरण का उपयोग किया जाता है? अब आपको बताना है। तो भाई इसमें जो यूज किया जाता है वो किया जाता है बार कंपास का। अगर मैं इंग्लिश में देखूं इसका तो वो हो जाएगा लाइटनिंग बार कंपास। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज यूज्ड फॉर आर्किटेक्ट फॉर मेकिंग ब्लूप्रिंट्स? आपसे ये पूछा गया है ब्लूप्रिंट बनाने के लिए आर्किटेक्ट द्वारा निम्नलिखित में से किस ड्राइंग टूल का उपयोग किया जाता है? आपके भाई जो ड्राइंग टूल हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ड्राइंग पेंसिल्स, डस्टर्स, इंक पेन और इरेजर। ठीक है, पेंसिल, डस्टर, स्याही पेन या इरेजर मतलब रबड़। तो भाई जो आपके ब्लूप्रिंट बनाने के लिए जो आर्किटेक्ट द्वारा यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका इंक पेन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इंक पेन भाई यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू सेट द ड्राइंग शीट इनटू द ड्राइंग बोर्ड? आपसे ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज नॉट यूज्ड टू सेट द ड्राइंग शीट इनटू द ड्राइंग बोर्ड? ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर सेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस ड्राइंग टूल का उपयोग नहीं किया जाता है? ड्राइंग क्लिप्स, ड्राइंग पिन्स, एडिसिव टेप। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन सी डिवाइडर आपका एक टूल। एक डिवाइडर क्या होता है? डिवाइडर एक अलग चीज होती है। और देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपकी जैसे ये टेबल है, ठीक है, ये आपका ड्राइंग बोर्ड है। अब आपको इस ड्राइंग बोर्ड पर एक आपको ड्राइंग शीट रखनी है। ठीक है, अगर आप बिना किसी सपोर्ट के इस ड्राइंग शीट को रख दोगे भाई इस पर, अगर आप, तो ये रुकेगी नहीं ना, आप इधर उधर जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, या तो क्लिप लगा देते हैं। आपने अगर ड्राइंग बनाई होगी तो आप क्लिप लगा देते हैं, या भाई हम क्या करते हैं ड्राइंग पिन्स आती हैं उनको लगा देते हैं, या एक एडहेसिव टेप आता है टेप को लगा देते हैं। तो ये तीनों किसके लिए काम आती हैं? ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर पेस्ट, मतलब कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी सपोर्ट के लिए। लेकिन डिवाइडर का काम ये नहीं होता है, डिवाइडर एक अलग चीज होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है नॉट यूज्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, आपका यहाँ एक्सप्लेनेशन है, आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI व्हाट इज द साइज ऑफ द डेजिग्नेशन A3 nmm? अगर भाई आपकी A3 का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू किसके? ISI भारतीय मानक संस्थान के अकॉर्डिंग A3 का मिलीमीटर में आकार क्या होता है ये बताना है। तो भाई ये होता है आपका 420 × 297। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज यूज्ड टू ट्रांसफर डायमेंशन व्हेन देयर इज रेपिटेशन ऑफ द डायमेंशन? आपसे पूछा गया है आयामों की पुनरावृत्ति होने पर आयामों को स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस ड्राइंग टूल का उपयोग किया जाता है? कंपास, प्रोट्रैक्टर, डिवाइडर या मिनी ड्राफ्टर? तो भाई इसके लिए हम यूज करते हैं डिवाइडर का। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है, अगर इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ लीड इज द हार्डेस्ट? भाई आपने देखो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ऑफलाइन पेपर होते थे तब भी 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता था। ये पूछा जाता था कि जो आपकी पेंसिल होती है ना, आपने पेंसिल तो भाई बचपन से आप पेंसिल का यूज कर रहे होंगे। आपने देखा होगा कोई पेंसिल 6V करके आती है, कोई 5H करके आती है, कोई 4V करके आती है, कोई 6H करके आती है। तो आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी जो पेंसिल होती है, जो उसमें लिड होती है, जो उसकी नुक होती है, जो आप छील के जिससे आप लिखते हो, वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट किसकी होती है, कौन से ग्रेड की होती है? लीड का कौन सा ग्रेड होता है? तो भाई वो होता है 6H। तो आपका ऑप्शन डी भाई सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और भाई यहाँ शीशा का मतलब शीशा नहीं है, लीड है, ठीक है। फॉर मेकिंग एंगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज यूज्ड, आपसे ये पूछा गया है, अगर आपको मेकिंग नहीं सॉरी फॉर मार्किंग, अगर आपको कोई एंगल मार्क करना है तो आपको कौन सा ड्राइंग टूल यूज करते हैं। कोणों को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से किस ड्राइंग टूल का उपयोग किया जाता है, प्रोट्रैक्टर, डिवाइडर, कंपास या फ्रेंच कर्व। तो भाई प्रोट्रैक्टर का यूज करते हैं, आपको बहुत आराम से ये पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, यूजिंग 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री सेट स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ। बताइए कौन सा, इनको यूज करके आप कौन सा एंगल ड्रॉ नहीं कर सकते, 45, 30, 10 या 90। तो भाई देखो 45 आप कर सकते हो ड्रॉ, ठीक है, आप 30 भी ड्रॉ कर सकते हो, और भाई आप 10 डिग्री आप कैसे भी नहीं कर सकते, कहीं से भी माइनस करोगे, जैसे कि अगर 60 से 10 माइनस 30 माइनस कर दोगे तो 30 बचेगा, 45 में से 30 माइनस कर दोगे तो 15 बचेगा, क्योंकि आप अब कर नहीं सकते हो। अगर भाई 15 डिग्री आता ऑप्शन में तो आप 15 डिग्री को मेजर कर सकते थे, लेकिन कैसे भी करके आप 10 डिग्री नहीं ला सकते, 90 डिग्री आप कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइन्स फास्ट। आपसे ये पूछा गया है, समांतर रेखाएं तेजी से खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, एक ये पैरेलल लाइन, फिर ये पैरेलल लाइन, फिर ये पैरेलल लाइन, फिर इसके पैरेलल लाइन, फिर इसके पैरेलल लाइन, ये आपकी समांतर रेखाएं होती हैं। अगर मैं इनको और अच्छे से खींचूं तो वो भी दिखा देता हूं एक बार आपको, एक मिनट। समांतर बिल्कुल आप ऐसे, ठीक है, इसके समांतर, मतलब बिल्कुल मैं समांतर नहीं बना पा रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा देखो, ये बिल्कुल समांतर रेखाएं हैं, ये बिल्कुल समांतर रेखाएं हैं। तो ऐसी रेखाओं को खींचने के लिए आपसे ये पूछा गया है कि भाई आप किसका यूज करते हैं, सेट स्क्वायर का, रूलर स्केल का, प्रोट्रैक्टर का, या रोल एंड ड्रॉ का। तो वो यूज किया जाता है भाई रोल एंड ड्रॉ का, ऑप्शन डी रोल एंड ड्रॉ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन है, इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड व्हाइल स्टॉप द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ ऑर्थोग्राफिक स्केच इज स्टार्ट आफ्टर एनालाइजिंग द ऑब्जेक्ट। आपसे आप देखो, आपने ऑर्थोग्राफिक व्यू पढ़ा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वगैरह। ऑर्थोग्राफिक स्केच इज स्टार्ट आफ्टर एनालाइजिंग द ऑपरेशन। आपसे ये पूछा गया है कि जो ऑर्थोग्राफिक स्केचिंग है वो ऑब्जेक्ट को एनालाइज करके कैसे स्टार्ट की जाती है। एक बार मैं हिंदी में इसको बता देता हूँ, फिर हम इसको दोनों में इसके ऑप्शन इंग्लिश हिंदी में देखेंगे। वस्तु का विश्लेषण करने के बाद ऑर्थोग्राफिक स्केचिंग कैसे शुरू की जाती है। ऑप्शन ए, वस्तु की अनुपातिक रूपरेखा तैयार करके, ऑब्जेक्ट के सामने ऊपर और साइड व्यू को ब्लॉक करके, वस्तु के आवश्यक वक्र को खींचकर, वस्तु का विवरण देकर। अब आपको पता है, जैसे भाई मैं आपको एक फिगर बना देता हूँ, एक सिंपल सा ही हम फिगर बना लेते हैं। ये एक हमारा 3D फिगर है। अगर आपको मैं पूछूं कि भाई यार इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है, तो आप क्या करते थे, पहले तो एक लाइन खींचते थे, फिर टॉप व्यू से देखते थे कि टॉप व्यू से कैसा दिखेगा, फ्रंट व्यू से कैसा दिखेगा और साइड व्यू से कैसा दिखेगा, फिर टॉप व्यू, साइड व्यू, सबसे ये ऐसा दिखेगा। तो आप कुछ इस तरह से बनाते थे। तो आप क्या देखते थे, टॉप व्यू देखते थे, साइड व्यू देखते थे और भाई फ्रंट व्यू देखते थे। तो ये कौन सा है, ऑप्शन बी, ऑब्जेक्ट के सामने देखना है मतलब फ्रंट में देखना है, ऊपर से देखना है, टॉप से देखना है और साइड से देखना है, 3 तरह से देखना है। फिर हम उसके प्रोजेक्शन को तैयार करते थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मैं इंग्लिश में देखूं तो बाई ब्लॉकिंग द फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्रंट, टॉप, साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई होप आपको भाई वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कहीं भी कोई भी अपना सजेशन देना है, अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आती, अगर आपको लगता है कि मैं और अच्छा, मतलब आपको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही है, अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं भाई उस चीज़ को ज़रूर सुधारूंगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं ट्राई करूंगा कि अपना और अच्छा दे पाऊँ। लेकिन भाई आपको मेरा जो मोटिव है वो है कि मैं आपको समझा पाऊँ,
आप अपने पेपर में अच्छा कर पाओ। और भाई ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके सिलेबस से ही उठाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा पेपर इन्हीं वीडियो से, जैसे मैंने बताया कि 3 पार्ट में वीडियो आएगी, कि 3 पार्ट से ही आए, क्योंकि भाई कुछ क्वेश्चन आपके अलग भी देखने को मिलेंगे। बस भाई आपको जो मैं समझा रहा हूँ, अगर वो समझने में कहीं भी दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, एक बार भाई कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं आपका उसके लिए यार बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलता है भाई और ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए और मेहनत करने के लिए। आपको नहीं पता भाई, लेकिन एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन चूज करने होते हैं कि कौन सा सिलेबस है, कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, फिर उनकी पीडीएफ तैयार करनी होती है। और यहाँ पर तो भाई मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ तैयार करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो भाई आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यार, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। फॉर ब्लॉकिंग द फ्रंट टॉप साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। आपसे ये पूछा गया है कि अगर वस्तु के सामने, ऊपर और साइड दृश्यों को अवरुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो भाई जैसे कि हम पहले वाला ही एक ब्लॉक बना लेते हैं। जैसे भाई मैंने एक ये इस तरह से पहले ब्लॉक बनाया था आपका, अगर मैं दोबारा से एक ऐसा ही ब्लॉक बनाऊं भाई, ठीक है, बहुत सिंपल है। आपकी प्रोजेक्शन तो भाई बहुत हार्ड फिगर्स के आते हैं, लेकिन अभी उसमें आपको प्रोजेक्शन बनाने को नहीं आएंगे। अभी आपको देखो, मुझे ये बताना है, आप भाई टॉप व्यू से देखेंगे, आप इसको टॉप व्यू से देखेंगे भाई। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए ना कि इसकी जो ये ब्रेथ है ये कितनी है। ये एक मिनट भाई, आपको इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ भी पता होनी चाहिए ना कि ये जो ब्रेथ है ये कितनी है। तो ब्रेथ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब आपको क्या, आप ये देखोगे कि इसकी हाइट कितनी है। तो अगर आप इधर से देख रहे हो, आप साइड व्यू से देख रहे हो, तो भाई आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इसकी ये वाली लेंथ भी पता होनी चाहिए, मतलब इसकी हाइट भी पता होनी चाहिए। और भाई जब टॉप व्यू से देखोगे तो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, वो ये, जब तो आप इसको बना पाओगे। इसको बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अब ये रेक्टेंगल रहता है तो दोनों भाई ये सेम हो जाएंगे, तो इसको हम डेप्थ बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलेंगे, इसको हम हाइट बोलेंगे। तो हमको ब्लॉक करने के लिए फ्रंट टॉप साइड व्यू को क्या क्या जरूरत पड़ी, हमको भाई जरूरत पड़ी, यहाँ पर हाइट की जरूरत पड़ी, ब्रेथ की जरूरत पड़ी, डेप्थ की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत नहीं पड़ी, जिसकी जरूरत नहीं पड़ी भाई वो क्या है, आपका चैम्फर। तो चैम्फर यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे भाई यहाँ पर पूछा क्या है, आपसे भाई यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सा इसमें से जरूरत नहीं होती है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई चैम्फर, ठीक है, चैम्फर, आपका चैम्फर क्या होता है। चैम्फर को देखो हिंदी में भी चैम्फर ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। इन ऑर्थोग्राफिक स्केचिंग द सेंटर ऑफ द होल्स इज रिप्रेजेंटेड बाई। आपसे ये पूछा गया है, ऑर्थोग्राफिक स्केचिंग में छिद्रों के केंद्र को दर्शाया जाता है, किसके द्वारा दर्शाया जाता है। इन ऑर्थोग्राफिक स्केचिंग द सेंटर ऑफ होल्स इज रिप्रेजेंटेड बाई। भाई आपसे, जैसे कि आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जैसे आप जब बनाते थे, आपने अगर बनाया होगा, एक मिनट, अगर आपका एक ये होल है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, ये आपका ऑब्जेक्ट है उसमें होल है, तो आपसे ये पूछा गया है जो इस होल का सेंटर होगा, ठीक है भाई, जो इस होल का एक मिनट भाई, चलो हम इसको होल मान लेते हैं, इसको होल मान लेते हैं। ये वाला ग्रीन कलर का जो है ये आपका सर्कल है और रेड कलर का होल है, ठीक है। सॉरी भाई, एक दोबारा से, जो ग्रीन कलर का आपका क्या है, ग्रीन कलर का भाई आपका होल है और रेड कलर का उसका सेंटर है। अब हमको इसको रिप्रेजेंट करना होता था, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, तो भाई इसे करते थे हम एक लाइन को कंस्ट्रक्ट करके, एक लाइन का निर्माण करके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन सी निर्माण लाइन है आपका सही हो जाएगा।
देखो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। ऑर्थोग्राफिक स्केचिंग में हम वृत्तों के केंद्र को इंगित करने के लिए आवश्यक होती हैं यदि वे बहुत हल्की पतली रेखाएं द्वारा मौजूद हो, जिन्हें निर्माण रेखाएं कहा जाता है। स्केच देखने के लिए सर्कल की रूपरेखा को गहरा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिडन लाइंस इन ऑर्थोग्राफिक स्केच आर रिप्रेजेंटेड बाई। जो भाई आपकी ऑर्थोग्राफिक स्केच होती थी जिसमें हिडन लाइन होती थी, उनको आप किस लाइन से ड्रॉ करते थे, किस लाइन से बताते थे? तो भाई वो बताते थे आप डैश लाइन से। ऑप्शन बी ये है भाई। आप सांकेतिक रेखा चित्रों में छिपी रेखाओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता था? तो वो दर्शाया जाता था पतली सीधी रेखाएं। आपका ऑप्शन सी भाई सही हो जाएगा। सॉरी भाई, इसको हम बोलते हैं हिंदी में, थोड़ा भाई हिंदी में बोलते हैं भाई एक मिनट, धाराशाही रेखाएं। भाई अब आप इसे इंग्लिश में ही याद रखना, डैश्ड लाइन, इस तरह से डैश लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ऑर्थोग्राफिक स्केच विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड। आपसे ये पूछा गया है ऑर्थोग्राफिक स्केच की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? स्केल का, कंपास का, स्क्वायर ग्रिड पेपर का या प्रोटेक्टर का? तो भाई वो हम कर सकते हैं स्क्वायर ग्रिड पेपर का। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्केचिंग द 3 व्यूज आउट ऑफ 6 मल्टी व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन गिव्स अस अ जनरल व्यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपसे ये पूछा गया है किसी वस्तु के 6 बहु दृश्यों में से 3 दृश्यों को स्केच करने से हमें वस्तु का एक सामान्य दृश्य मिल सकता है। आपको बताना है ये सही है या गलत है। तो भाई बिल्कुल राइट आंसर है। अब क्यों है मैं वो बता देता हूँ। देखो आपके कितने व्यूज होते हैं? 6 मल्टी व्यूज होते हैं, ठीक है। आपका कोई 3D ऑब्जेक्ट है, मैं अगर उसी को एक बार हम दोबारा ड्रॉ कर लें। अगर भाई आपका एक ये 3D ऑब्जेक्ट है, तो आपको ये बताना है इसके कितने फेज होते हैं, कितने व्यूज होते हैं। 1 2, ठीक है, एक इधर से देखेंगे 3, एक नीचे से देखेंगे 4, एक इधर से देखेंगे सामने से 5, और भाई एक पीछे से देखेंगे इसके 6, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है कि स्केच 3 व्यूज आउट ऑफ 6 मल्टी व्यूज। अगर हम 3 व्यूज को स्केच करते हैं तो क्या हमें एक जनरल व्यू मिल जाता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगर हम 3 व्यूज को, फ्रंट, टॉप को, साइड को और फ्रंट को, 3 व्यूज को ड्रॉ कर देते हैं तो हमको एक जनरल व्यू मिल जाता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस प्रकार का होगा, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन ए ट्रू राइट हो जाएगा। ट्रू फॉल्स से भी भाई आपके क्वेश्चन आएंगे, तो ये क्वेश्चन भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई आपका, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ड्राइंग इन अ सर्कल इन एन ऑर्थोग्राफिक स्केच इन एन ऑर्डर। आपको एक ऑर्डर में ऑर्थोग्राफिक स्केच के इनको लगाना है। सबसे पहला ऑप्शन है कनेक्ट ऑल डॉट विद अ सिंगल स्ट्रोक, फिर है ड्रॉ द लाइट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, लाइट मार्क द रेडियस ऑन ईच लाइन, ठीक है। एक वृत्त खींचने के निम्नलिखित चरणों को एक ऑर्थोग्राफिक स्केच में क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आपसे ये पूछा गया है कि आपको एक वृत्त बनाना है, ठीक है, एक सर्कल बनाना है, तो उसको ऑर्थोग्राफिक स्केच में आप सबसे पहले कौन सी प्रोसेस करोगे, उसके बाद कौन सी करोगे, ये बताना है। तो भाई सबसे पहली जो करी जाती है वो करी जाती है सर्किल के केंद्र से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचें, ठीक है। उसके बाद की जाती है भाई प्रत्येक पंक्ति पर त्रिज्या को हल्के ढंग से चिन्हित करें। फिर जब आप एक बार चिन्हित कर देते हो तो सभी बिंदुओं को एक ही स्ट्रोक में कनेक्ट करें। तो आपका सबसे पहला कौन सा है? सेकेंड, फिर उसके बाद है आपका थर्ड, फिर उसके बाद है आपका फर्स्ट। ये किस में है भाई आपका? ये है भाई आपका ऑप्शन सी में। तो आपका ऑप्शन सी भाई आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर फर्स्ट, सेकंड और ये में लिखा है ना, तो ये आई है, मतलब फर्स्ट है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्राइंग ऑर्थोग्राफिक व्यू इज इजियर एंड एफिशिएंट दैट पिक्टोरियल स्केचिंग।
आपसे ये पूछा गया है एक ऑर्थोग्राफिक व्यू को ड्रॉ करना सचित्र स्केचिंग की तुलना में ऑर्थोग्राफिक दृश्य बनाना आसान और कुशल है। मतलब आपसे ये पूछा गया है जो आपका पिक्टोरियल स्केचिंग होती है और जो ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है, ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना आसान होता है एज कंपेयर टू पिक्टोरियल स्केच, और ये ज़्यादा एफिशिएंट भी होता है। मतलब इसके बनाने के फायदे भी ज़्यादा होते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू के एज कंपेयर टू किसकी तुलना में, पिक्टोरियल स्केचिंग की तुलना में। पिक्टोरियल को बोलते हैं सचित्र स्केचिंग, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक व्यू को भाई ऑर्थोग्राफिक ही बोला जाता है हिंदी में, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है तो आप इनको टेक्निकल वर्ड में ही याद कर रखें। तो भाई इसका ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए यार हम पिक्टोरियल स्केचिंग इतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं, हम ज़्यादातर ऑर्थोग्राफिक व्यू ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका यहाँ पर, इन द ऑर्थोग्राफिक व्यू टू मेंटेन द करेक्ट प्रोपोर्शन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू फॉलो। विचारों के सही अनुपात अभिविन्यास को बनाए रखने के लिए ऑर्थोग्राफिक विचारों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुसरण करने का सही तरीका है, ये बताना है। तो सबसे पहला है सीड्स, सामने और किनारों के दृश्य को करीब से खींचें, तो भाई ये नहीं है आपका। निर्माण लाइनों का विस्तार करें, एक्सटेंड द कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेंटर लाइन इन ऑर्थोग्राफिक स्केच आर रिप्रेजेंटेड बाई। आपकी जो ऑर्थोग्राफिक स्केच होती है जिसमें सेंटर लाइन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई वो करते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग डैश्ड लाइन से, ठीक है। छोटी और लंबी धराशाही लाइन है, ऑप्शन बी आपका भाई यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर, द थ्रेड एंगल ऑफ BSF BSW स्क्रू थ्रेड आर। भाई आपसे थ्रेड एंगल बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। आपसे ये पूछा गया है जो आपके BSF या जिनको आप BSW भी बोलते हैं, ये क्या है, एक थ्रेड का प्रकार है। BSF या BSW स्क्रू थ्रेड जो होते हैं उनका कितना थ्रेड एंगल होता है ये बताना है। थ्रेड समझते हो भाई, थ्रेड क्या होता है? थ्रेड आपका थ्रेड भाई वो होता है जो चूड़ियाँ होती हैं ना, उनको थ्रेड बोलते हैं। जो आपके स्क्रू पर चूड़ियाँ बनी होती हैं वो थ्रेड होते हैं। तो आपसे देखो, आपके जो स्क्रू होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है जो आपके BSF या BSW जो स्क्रू होते हैं उन पे जो थ्रेड बनी होती है उनके एंगल क्या होता है। तो उनका एंगल बनाया जाता है भाई 55 डिग्री का। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और भाई अगर आपको BSF का फुल फॉर्म जाननी है तो यहाँ पर देखो, ये है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन, और BSW की है ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइटवर्थ, ठीक है। ये याद रख सकते हो आप। जैसे कि भाई स्क्रू थ्रेड हैं, BSF और BSW एक स्क्रू थ्रेड हैं जो ब्रिटिश मशीनरियों में बहुत अधिक उपयोग किए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं ब्रिटिश में, जो ब्रिटिश में मशीन होती है, मैकेनिकल मशीन। BSW के स्क्रू प्रोफाइल में 55 डिग्री का थ्रेड एंगल होता है और राउंड समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है BSF स्क्रू थ्रेड बिलोंग टू कोर्स सीरीज। आपसे ये पूछा गया है BSF पेंच धागे मोटी श्रृंखला के हैं, क्या ये गलत बात है या सही बात है, ये आपको बताना है। तो भाई इनके बीच में जो पिच होती है वो बहुत कम होती है, महीन होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको एक फिगर दी गई है, फाइंड द टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड फॉलोइंग स्क्रू प्रोफाइल इज इंडिकेटेड। आपके ये स्क्रू थ्रेड इस प्रकार से दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है किसके बीच में 60 डिग्री का एंगल होता है। मतलब अगर स्क्रू थ्रेड के बीच में, जैसे अभी हमने पढ़ा था 55 डिग्री का था, तो उनको क्या बोलते हैं, BSF और BSW स्क्रू थ्रेड। अगर भाई थ्रेड के बीच में 60 डिग्री का एंगल है तो उनको कौन से थ्रेड बोलेंगे, तो भाई उनको बोलते हैं, आप देख सकते हो ये शेप कैसी है भाई, आप इस शेप से याद रख सकते हो। ये शेप कैसी है, ये शेप है आपकी बी प्रकार की, आपकी अल्फाबेटिकल बी होती है ना, बी। तो ये कौन से थ्रेड हो गए, ये इनको बोलते हैं बी थ्रेड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रू थ्रेड। भाई ये सेम क्वेश्चन है, मतलब आपका
ये रिपीट हुआ है, आप बी थ्रेड मतलब सॉरी रिपीट नहीं हुआ है, मतलब ये यहाँ पर इंग्लिश में है और ये यहाँ पर हिंदी में है। तो भाई हिंदी में आपको ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में ही आपके ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ थ्रेड प्रोफाइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड बी थ्रेड। देखो आपसे ये पूछा गया है वो कौन सी थ्रेड प्रोफाइल होती है, स्क्वायर और बी थ्रेड का संयोजन कौन सा स्क्वायर थ्रेड बनाता है। आपसे ये पूछा गया है अगर आप बी थ्रेड को मिला दें, ठीक है, और साथ में आप किसको मिला दें, स्क्वायर थ्रेड को, तो आपकी कौन सी प्रोफाइल बनती है। तो भाई वो बनती है आपकी बटरेस थ्रेड। अगर भाई आप स्क्वायर थ्रेड और आप कौन सी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड और आप साथ में बी थ्रेड दोनों को मिला देते हो तो कौन सी थ्रेड बन जाती है आपकी, बटरेस थ्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द थ्रेड एंगल ऑफ बी थ्रेड। तो अभी हमने पढ़ा है जो बी थ्रेड्स होते हैं उनमें जो थ्रेड एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे जैसे पहले पूछा गया था कि 60 डिग्री एंगल कौन से थ्रेड में होता है तो आप बता सकते हैं बी थ्रेड में, या आपसे ये पूछा जाए कि बी थ्रेड में एंगल कितना होता है तो 60 डिग्री। दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड द फॉलोइंग प्रोफाइल इज इलस्ट्रेटिंग। आपसे ये पूछा गया है आपकी टूथ प्रोफाइल अगर थ्रेड प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा थ्रेड है। और भाई यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपकी ये जो थ्रेड है, ये जो आपके बीच में ये डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है P, भाई ये P का मतलब होता है पिच, ठीक है। तो जितनी इनके बीच में पिच होती है उसका हाफ ये होता है। देखो ये पिच है और ये इसकी हाफ है, जितना जैसे अगर ये 2 mm है तो ये आपकी 1 mm है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो भाई इसका स्क्रू थ्रेड प्रोफाइल एक चौकोर आकार को इंगित करती है। तो भाई ये कैसी है आपकी, यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है लेकिन सी दिया नहीं है कि क्या है। तो ये कौन सी थ्रेड है आपको पता है, ऐसे 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 किसकी शेप होती है, ऐसे स्क्रू मतलब स्क्वायर की होती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, वर्ग बोलते हैं शायद हिंदी में स्क्वायर को, हाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी थ्रेड है, ये स्क्वायर थ्रेड है। तो आप फिगर को देख के भी यार अनुमान लगा सकते हैं, जैसे वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। स्क्रू थ्रेड का प्रकार का पता लगाएं जो निम्नलिखित प्रोफाइल को दर्शा रहा है। तो वही है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है हिंदी में। द थ्रेड एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड। भाई अब हमने कितने थ्रेड पढ़ लिए, बटरेस थ्रेड पढ़ लिया, स्क्वायर थ्रेड पढ़ लिया, ठीक है, बी थ्रेड पढ़ लिया। अभी कौन सा थ्रेड पढ़ेंगे हम, एक्मे थ्रेड, ठीक है। एक्मे थ्रेड में थ्रेड एंगल बताओ कितना होता है। तो एक्मे थ्रेड में जो थ्रेड एंगल होता है वो होता है 29 डिग्री। एक्मे को भाई हिंदी में एक्मे ही पढ़ते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। तो एक्मे यार ये क्वेश्चन तो आप इंग्लिश में ही, ये तो एक्मे को एक्मे ही पढ़ा जाता है, तो इंग्लिश में ही ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो 29 डिग्री आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड द फॉलोइंग प्रोफाइल इज इलस्ट्रेटिंग। आपसे ये पूछा गया है, आपके देखो इस प्रकार से उन्होंने थ्रेड बनाए हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो थ्रेड है, ये आपकी जो थ्रेड प्रोफाइल है, ये पूछा गया है कि ये थ्रेड प्रोफाइल कौन सी है, कौन से थ्रेड को शो करती है। तो भाई ये करती है वॉर्म थ्रेड को। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। एक बार वॉर्म थ्रेड देख लीजिए कैसे होते हैं, वॉर्म थ्रेड ऐसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही है, तो भाई ऑप्शन डी, वॉर्म को बोलते हैं कृमि धागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉर्म थ्रेड आर डीपर देन एक्मे थ्रेड। वॉर्म थ्रेड आपके गहरे होते हैं एक्मे थ्रेड से। ये बात सही है गलत है, तो भाई ये बात आपकी जो है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड फॉलोइंग प्रोफाइल इज इलस्ट्रेटिंग। आपको बताना है कि ये जो फिगर दिख रही है आपको, ये आपकी कौन सी थ्रेड है, ये बताना है। तो भाई ये आपके कौन से हैं, ये आपके एक्मे थ्रेड हैं, ठीक है। तो आपको देखो दोनों थोड़े से सिमिलर हैं, एक्मे थ्रेड और आपका ये हमने जो ऊपर पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान थोड़ा सा ये रखना है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 29 डिग्री का है, वहाँ भी 29 डिग्री का, लेकिन यहाँ पिच में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये दोनों को आप थोड़ा सा देख लेना, दोनों फिगर्स को,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड द फॉलोइंग प्रोफाइल इज इलस्ट्रेटिंग। आपको ये बताना है ये कौन से थ्रेड हैं। तो भाई एक बार आप फिगर देख लीजिए, फिर मैं आपको थ्रेड का नाम बता दूंगा ये कौन सा थ्रेड है। ठीक है, आपके ये थ्रेड हैं, अगर आपको सिंपली ड्रॉ करेंगे तो आपका थ्रेड कुछ इस प्रकार से ऐसे गया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो बताना है इस तरह के थ्रेड कौन से होते हैं। तो भाई इस तरह के थ्रेड होते हैं बटरेस थ्रेड। ठीक है, और ये किस किस थ्रेड से बन के मिलते हैं, ये बी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड से बन के मिलते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड द फॉलोइंग प्रोफाइल इज इलस्ट्रेटिंग। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा स्क्रू थ्रेड है इनमें से, ये कौन सा थ्रेड होते हैं, मतलब ये शेप बतानी है कौन से थ्रेड हैं। तो भाई ये जो है आपके, ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भाई बटरेस थ्रेड। तो भाई बटरेस थ्रेड आपके दो तरह के होते हैं, आपने देख लिए, एक पहले जो देखे थे वो भी बटरेस थ्रेड थे, ये भी बटरेस थ्रेड हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई हम, थ्रेड डिजाइन टू हैंडल हाई एक्सियल थ्रस्ट इन वन डायरेक्शन। आपसे ये पूछा गया है कि एक दिशा में उच्च अक्षीय प्रणोप को, उच्च अक्षीय थ्रस्ट को, इसको काट दीजिए भाई ये गलत लग रहा है मुझे हिंदी में, थ्रस्ट को संभालने के लिए डिजाइन किए गए धागे। अगर भाई आपको हाई एक्सियल थ्रेड चाहिए एक डायरेक्शन में तो आप बटरेस थ्रेड डिजाइन करते हैं। तो भाई इसी के साथ हमारे इस वीडियो के 40 क्वेश्चन, जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि इस वीडियो में हम टोटल इस सब्जेक्ट के हम टोटल 120 से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हर वीडियो में हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मतलब इस सब्जेक्ट को मैंने 3 वीडियो में डिवाइड किया है। तो इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था ये यहीं पे ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है कि सेकंड पार्ट आ गया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा सेकंड पार्ट अपलोड करने के बाद। और भाई आई होप ये पार्ट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है। ऐसे ही हम 2 पार्ट और डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जिसमें हम फुल सिलेबस इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट कर रहे होंगे। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।